एक राज्य में एक राजकुमार रहता था और वह सेनापति के बेटे से बहुत अच्छा मित्रता रखता था। वो दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि एक दूसरे के बिना न कहीं जाते और न कोई निर्णय लेते। एक बार मंत्री के बेटे और राजकुमार ने सोचा, क्यों ना हम कहीं दूर घूम आए। अब वे दोनों तो सेनापति के बेटे और राजकुमार थे। अब दोनों अपने अपने घोड़े लिए और घूमने चल दिए। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गए। धीरे धीरे रात भी होने वाली थी। अब दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक वृक्ष के ऊपर यहीं आज की रात बिता लें। दोनों ने अपना घोड़ा पेड़ से बांध दिया और एक ऊंचे वृक्ष की डाल पर चढ़कर बैठ गए। अब दोनों वहां पर बैठकर इधर उधर का नजारा देख रहे थे। तभी उन्हें पास की नदी बहती हुई दिखी और उसमें से अचानक से प्रकाश होता हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि एक सर्प मणि धारण किए हुए उस नदी से बाहर आया। राजकुमार और मंत्री के बेटे ने कभी मणि धारण किए हुए नाग को नहीं देखा था, इसलिए दोनों फटी आंखों से उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वह सांप अपने मणि को नदी के किनारे रखकर आगे बढ़ने लगा और अपने भोजन को ढूंढता ढूंढता वह उन घोड़ों के पास आ पहुंचा। उसने उन दोनों घोड़ों को अपना आहार बना लिया। अब तो राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों घबरा गए कि कहीं अब इसका आहार हम ना बन जाए, लेकिन सांप वहां से दूसरी ओर मुड़ गया। अब तो दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मंत्री के बेटे ने सोचा कि इस मणि को हमें ले लेना चाहिए और वे दोनों फिर नीचे उतरे और घोड़े की लीड उठाई और उससे नागमणि को ढक दिया और फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह सांप फिर से लौटा। उसने अपनी नागमणि को इधर उधर खोजा, लेकिन उसे वो नागमणि कहीं नहीं मिले। अब वह क्रोध में भर गया और अपने फन को वहीं एक पत्थर पर पटक पटक कर प्राण दे दिया। अब राजकुमार और सेनापति का बेटा पेड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मणि को ले लिया। अब मणि को लेकर उन्होंने जैसे ही नदी में धोया तो उसमें से एक प्रकाश उठने लगी और उस प्रकाश से उस नदी का पानी जगमगाने लगा। तभी उनकी नज़र नदी के अंदर पहुंची। उन्होंने देखा उसमें बड़ी बड़ी दीवारों वाला एक सुंदर राजमहल बना हुआ है। अब दोनों की इच्छा उसमें जाने की हुई। अब दोनों ने उस नागमणि को हाथ में पकड़ा और उसे लेकर नदी में अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में वो राजमहल में पहुंच गए। राजमहल इतना सुंदर था कि उसे देखते देखते उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस राजमहल में कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ व्यक्ति मिला नहीं जिससे वो उसके बारे में पूछ सके। अब वे दोनों जब वहाँ घूम रहे थे और एक कमरे की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र बिस्तर पर लेटी हुई एक राजकुमारी पर पड़ी। अब दोनों उसके पास गए और देखा कि कितनी सुंदर राजकुमारी है, लेकिन वो तो अभी सोई है। तभी राजकुमारी की आंखें खुल गई और वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बोली, अरे तुम लोग यहाँ कहाँ से आए? जल्दी चले जाओ, यहाँ पर एक सांप रहता है। अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। राजकुमार बोला, अब वो सांप कभी नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर वह राजकुमारी बड़ी खुश हो गई और बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसने मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था, मुझे कहीं भी आने जाने की अनुमति तक नहीं थी। अब राजकुमार और राजकुमारी और मंत्री का बेटा वहाँ पर रहने लगे। फिर राजकुमार ने उस राजकुमारी के साथ वहीं पर विवाह कर लिया। लेकिन राजकुमार अपने राज्य में राजकुमारी को लेकर बड़े शान शौकत और गाजे बाजे के साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने मंत्री के बेटे से कहा कि तुम राज्य में वापस लौट जाओ और वहाँ से गाजा बाजा और हाथी घोड़ा के साथ मुझे लेने आना, फिर मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आऊँगा। मंत्री के बेटे और राजकुमार ने सोचा
कि इस नागमणि के बिना हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों ही ऊपर चले जाएं। और जैसे ही राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों ही जल से ऊपर आ गए, फिर मंत्री के बेटे ने अपने आने की तिथि राजकुमार को बता दी और उसे मणि देकर अपने राज्य वापस चला गया। उधर राजकुमार फिर से राजकुमारी के पास जल में पहुंच गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन राजकुमार सोया हुआ था, तभी राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना आज मैं मणि लेकर ऊपर जाऊं और बाहर की दुनिया की सैर कर आऊं, जरा देखूं तो कि ऊपर कैसा दिखता है। उसने मणि उठाई और जल के बाहर आ गई। वहां के दृश्य देखकर वह बड़ी खुश हुई और देखते देखते उसे काफी समय भी बीत गया। तभी अचानक से एक किसी दूसरे राज्य का राजकुमार वहां भ्रमण करने आया हुआ था। उसने उस सुंदर राजकुमारी को देख लिया और देखता ही रहा। तभी राजकुमारी उसे देखी और डर के वजह से पानी में कूद गई। अब वह राजकुमार अपने राज्य को वापस गया और बोलता रहा, अभी थी अभी नहीं, अभी थी अभी नहीं। अब राज्य में सभी लोग सोचे कि राजकुमार पागल हो गया है। उसे राज दरबार में बहुत बड़े बड़े हकीमों को बुलाकर दिखाया गया, लेकिन राजा का लड़का यही बोलता रहा, अभी यहीं थी अभी नहीं, अभी यहीं थी अभी नहीं। अब वो राजकुमार राजा का इकलौता पुत्र था, इसलिए उसे अधिक चिंता सताने लगी। उसने यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री से कर दूंगा। यह मेरा वचन रहा। वहीं पर एक बुढ़ी अपने पागल बेटे के साथ रहती थी। उसने भी जब यह घोषणा सुनी तो सोचा, क्यों ना मैं राजा के बेटे को ठीक करने का प्रयास करूं। और वह बूढ़ी औरत राजा के दरबार में गई और बोलने लगी, राजन, मैं आपके बेटे को कुछ समय में ठीक कर दूंगी। राजा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, वो कैसे? बूढ़िया बोली, अभी मत पूछो, अभी बस मुझे इतना बताओ कि यह राजकुमार कहाँ पर गया और ऐसे बोलने लगा। राजा ने उसे पूरी बात उस बुढ़िया को बताई। अब वह बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, आप वहीं पर मेरी एक झोपड़ी बनवा दो और अपने 2-3 सैनिकों को मुझे से 100 गज की दूरी पर रहने को बोल दो। जब भी मेरा आदेश हो तभी वह वहाँ पर आए। राजा ने अब ऐसा ही किया। अब बूढ़ी औरत नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तभी एक दिन अचानक राजकुमारी को फिर से ऊपर आने का मन हुआ और उसने फिर से नागमणि उठाई और नदी से बाहर आ गई। नदी से बाहर आते ही उसे उस बूढ़ी औरत को देखा और बूढ़ी औरत उस राजकुमारी को। अब बूढ़ी औरत उस राजकुमारी को देखते ही बोली, बेटी आओ तुझे नहला दूं। अब राजकुमारी वहां बैठ गई और स्नान करने लगी। बूढ़ी औरत उसके हाथ में वह नागमणि देख ली तो बोली, बेटी कहीं यह उछलकर पानी में न गिर जाए, लाओ इसे संभाल कर किनारे पर रख दूं। राजकुमारी ने वह नागमणि किनारे पर रख दी और स्नान करने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे छुपा दिया और सैनिकों को बुलाकर उस राजकुमारी को पकड़वाने का आदेश दे दिया। अब राजकुमारी को पकड़कर राजमहल में ले जाया गया और राजकुमार ने जैसे ही उस राजकुमारी को देखा तो वह चिल्ला उठा कि मिल गई, यही थी, मिल गई। अब सब बड़े खुश हो गए। राजकुमार फिर से पहले की तरह हो गया। अब राजकुमार बोला, मुझे इसी राजकुमारी के साथ विवाह करना है, नहीं तो मैं किसी के साथ विवाह ही नहीं करूँगा। अब राजा ने भी अपने बेटे को अनुमति दे दी कि तुम इस राजकुमारी के साथ विवाह कर सकते हो। अब राजकुमारी घोर विपदा में फंस गई, इसलिए उसने झूठ मूठ का नाटक किया और बोली, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन जब तक मेरी शादी को 1 साल पूरा नहीं होता तब तक मैं किसी और पर पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। राजकुमारी को विश्वास था कि उसे राजकुमार ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आएगा। अब तो राजा भी विवश हो गया और 1 साल का इंतजार करने लगा। राजकुमारी को उसी राजमहल में रखा गया
और 1 साल बीतने की सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। उधर राज्य मंत्री का बेटा घोड़े हाथियों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पर वह राजकुमार को छोड़कर गया था, लेकिन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी उसे राजकुमार वहां न मिला। अब उसे चिंता सताने लगी कि क्या बात है, मैं तो राजकुमार को अपनी आने की तिथि बताकर गया था, लेकिन वह अभी तक ऊपर नहीं आया। अब सेनापति का बेटा कई दिन तक नदी के किनारे राजकुमार का इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमार ऊपर नहीं आया। अब तो मंत्री के बेटे को चिंता सताने लगी कि क्या बात है, राजकुमार अभी एक बार भी ऊपर मुझसे मिलने नहीं आए। तभी पास के गांव से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। अब मंत्री के बेटे ने जाकर पूछा कि क्या बात है भाई, यहाँ पर किस चीज की तैयारी चल रही है। तब उन्होंने बताया कि एक जल कन्या के साथ राजा के लड़के का विवाह होने वाला है और इसी जश्न की तैयारी यहाँ चल रही है। उन सेनापतियों का इतना कहना था कि मंत्री का बेटा तुरंत जान गया कि क्या बात है और वो जल कन्या कौन है। अब तो उसने पूरी बात का पता लगाना चाहा और वह उसी गांव के एक पंडित जी के यहाँ जाकर रुक गया। पंडित जी ने उसकी बढ़िया आवभगत की और उसे सारी बात बता दी कि कैसे एक दिन यहाँ का राजकुमार नदी पर घूमने गया और उसने जल कन्या को देखा और उसी समय वह पागल हो गया। फिर एक बूढ़ी औरत ने उस जल कन्या को सेनापतियों द्वारा पकड़ाकर राजमहल में बंदी बना दिया और अब उन दोनों का विवाह हो रहा है। पंडित जी ने इसके साथ साथ वह सारी कथा उसे सुना दी। राजा ने यह वचन दिया था कि अगर जो कोई भी मेरे बेटे को ठीक कर देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके बेटे के साथ कर दूंगा। अब मंत्री ने पूछा कि क्या राजा ने अपना वचन पूरा कर दिया? उसने उस बुढ़िया के बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तब पंडित जी बोले, नहीं, अभी बुढ़िया का बेटा नहीं आया है। मंत्री के बेटे ने तुरंत पूछा कि वह देखने में कैसा है? पंडित जी ने कहा, देखने में तो वह कुछ तुम्हारी तरह ही लगता है और हर वक्त एक पेड़ की डाल हाथ में लेकर उछलता कूदता रहता है और अपनी माँ से कहता है, नहीं यह नहीं होगा, नहीं यह नहीं होगा। इतना सुनते ही मंत्री के बेटे ने अपने मन में एक योजना तैयार कर ली और पंडित जी से विदा लेकर वहाँ से बुढ़िया के घर चला गया। अब मंत्री के बेटे ने बुढ़िया के बेटे की तरह अपना वेश बना लिया और बुढ़िया की झोपड़ी के आगे जाकर कूदने नाचने लगा। एक पेड़ की डाल हाथ में लिए वह अपने बेटे की तरह एक नौजवान को देखा तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो मेरा बेटा है। अब बुढ़िया बोली कि ऐ मेरे बच्चे, चल तुझे एक चमत्कार दिखाती हूँ। और वह अपने बेटे को लेकर झोपड़ी में गई और उसे वह नागमणि दिखाई। अब मणि को देखते ही मंत्री के बेटे ने उस बुढ़िया से नागमणि को उसकी नज़र से छिपाकर रख दिया। अब बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसने नागमणि के ऊपर ध्यान ही न दिया और वह अब उस मंत्री के बेटे, जिसे वह अपना बेटा समझ रही थी, उसे लेकर राज दरबार में पहुंच गई और उससे बोली कि चल मैं तुझे जल परी से मिलाती हूँ। अब वह मंत्री का बेटा वहाँ रात में रुकने की जिद करने लगा। अब बुढ़िया ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और वहीं पर रुकने की जिद करने लगा। जब राजा ने ऐसा देखा तो वो आदेश दे दिया कि ठीक है, आज अपने बेटे को यहीं पर रहने दो, कल इसे ले जाना। मौका देखते ही बुढ़िया का बेटा, जो मंत्री का बेटा बना था, वह जलकन्या के पास गया और उसे सारा चीज समझा दिया कि मैं मंत्री का बेटा और राजकुमार का दोस्त हूँ और तुम्हें यहाँ से दिवाने आया हूँ। आज रात ही हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी। अब तो राजकुमारी भी उसके आदेश का इंतजार करने लगी और धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। वह बुढ़िया का पागल बेटा कभी महल के बाहर जाता, फिर महल के अंदर भागकर आता। सारे सेनापति यह देख रहे थे।
2-4 बार उन्होंने रुकने की कोशिश की, फिर सोचा कि कहीं यह भाग न जाए। लेकिन जब बार बार वो खिड़की से बाहर आता और फिर दरवाजे से वापस चला जाता, तो उन्होंने सोचा कि ये पागल है और सारी रात ऐसे ही करता रहेगा। चलो हम थोड़ी देर पहरेदार सारे लोग जाकर सो जाते हैं। और सभी पहरेदार जाकर सो गए। तभी मंत्री के बेटे ने राजकुमारी को कहा कि चलो राजकुमारी, यही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों मौका देकर वहाँ से भाग चले और उसी नदी के किनारे पर गए। मंत्री के बेटे के पास अब वो नागमणि आ चुकी थी। उसे लेकर दोनों जल के अंदर चले गए और राजकुमार को सारी बात बताई। अब राजकुमार के साथ वे लोग ऊपर आ गए, लेकिन तब तक उनके घोड़े हाथी सब वापस जा चुके थे और उन्हें पैदल ही घर तक जाना था। धीरे धीरे सारी रात चलते चलते वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। राजकुमार और राजकुमारी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना आज इसी वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों विश्राम करने लगे और गहरी नींद में सो गए। उधर मंत्री का बेटा उन दोनों की पहरी लगा रहा था। तभी मंत्री के बेटे ने सुना उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि इस मंत्री के बेटे ने इस राजकुमार को तो इस राजकुमारी से मिला दिया, लेकिन वह इस राजकुमार की जान नहीं बचा पाएगा। आज जब वह हाथी पर चढ़कर राज्य को जाएगा तो हाथी पर से गिरकर इसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। तभी मैना बोली, अगर इसे कोई हाथी पर चढ़ने ही ना दे तो ये बच जाएगा। तोते ने कहा, हाँ फिर तो ये बच जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु अभी नहीं टलेगी। तब मैना बोली, अब इसकी मृत्यु कैसे होगी? तब तोता बोला कि यह अपने राज्य के गेट से अंदर होकर जब जाएगा तो उसका गेट टूटकर इसके ऊपर आ गिरेगी और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब मैना बोली, अगर उस गेट को पहले से ही कोई तोड़ दे तो क्या यह बच सकता है? तोता ने कहा, हाँ यह बच जाएगा, लेकिन अभी भी इसकी मृत्यु नहीं टलेगी। अब इसकी मृत्यु कैसे होगी? मैंने ने पूछा। तब तोता ने कहा, जब राजा रानी के आने की खुशी में दावत होगी तो मछली इसकी हड्डी इसके गले में फंस जाएगी और इससे राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तब मैंने ने कहा, अगर वो मछली खाए ही ना? तो फिर तोते ने कहा कि हाँ वो बच जाएगा, लेकिन तब भी इसकी मृत्यु नहीं टलेगी। तब मैंने ने कहा, अब इसकी मृत्यु कैसे होगी? तब तोते ने कहा कि जब राजकुमार और राजकुमारी अपने कक्ष में सो रहे होंगे तब एक सर्प आकर राजकुमार को डस लेगा और इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब मैना बोली, अगर सांप को पहले ही कोई मार दे तो क्या होगा? राजकुमार बच जाएगा और इसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन यह सब काम करने वाला इंसान अगर ये सारी बातें राजकुमार को सच सच बता देता है तो वह एक पत्थर की मूरत बन जाएगा। तभी वहाँ पर राज्य से बहुत सारे घोड़े और हाथी राजकुमार को लेने के लिए आ पहुँचे। तब सेनापति का लड़का बोला, नहीं मैं हाथी पे चढ़कर जाऊंगा और आप घोड़े पर चढ़कर जाना। लेकिन राजकुमार बोला, यह कैसे होगा? मैं ही हाथी पर चढ़कर जाऊंगा। लेकिन सेनापति का लड़का जिद कर बैठा, नहीं मुझे ही हाथी पर चढ़कर जाना है। अब तो राजकुमार ने सोचा कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो इसे ही हाथी पर चढ़कर जाने देता हूँ। और वो दोनों घोड़े पर चढ़कर जाने लगे। तभी राज्य द्वार से राजकुमार अंदर जाने वाला था। तभी सेनापति का बेटा उस गेट को तोड़ डाला। अब राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह बहस नहीं किया और वह गुस्से से तिलमिला उठा और सोचने लगा, ये ऐसे किस तरीके से कर रहा है, इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा। राजकुमार ने कहा, अब तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि काफ़ी समय से तुम भाग दौड़ कर रहे हो। थोड़े आराम करके कल फिर से यहाँ आ जाना।
सेनापति के लड़के ने राजकुमार को कुछ न कहा और चुपचाप जाकर उसके बेड के नीचे छुप गया। जब राजकुमार और राजकुमारी रात में गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी वहां एक जहरीला सांप आ गया और उसे जैसे ही सेनापति के लड़के ने देखा, उसने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसे वह जल के पात्र में छुपाने ही वाला था कि वह जल का पात्र नीचे गिर गया और जिसकी वजह से राजकुमार और राजकुमारी की आंखें खुल गई। अब राजकुमार बोला, तुम रात को हमारे कमरे में क्यों आए हो? और राजकुमार ने तलवार निकाल ली और बोला, जरूर तेरे मन में कोई कपट आ गया है। मंत्री का बेटा बोला, मैंने ये सब चीजें तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। लेकिन राजकुमार को उस पर यकीन नहीं हुआ। तब सेनापति का लड़का बोला, मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता, नहीं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें अपने जेठ बेटे की बलि देकर तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। लेकिन राजकुमार को उसकी कोई बात सही न लगी और उसने सच्चाई जानने की जिद करने लगा। तभी सेनापति का लड़का विवश होकर सारी बातें राजकुमार को बता दी। जैसे जैसे वह सच्चाई बताने लगा, वैसे वैसे वह पत्थर की मूर्ति बनता चला गया और पूरी बात खत्म होते ही वह पूरा पत्थर का बन गया। अब राजकुमार को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने अपने दोस्त पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अब दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने आप को कोसने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे जैसे राजकुमार अपने पुत्र को खेलते कूदते देखता तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होता, लेकिन कोने में रखी हुई उसे पत्थर की मूर्ति को देखकर उसका मन दर्द से भर जाता। तभी राजकुमार और राजकुमारी ने निर्णय लिया कि हम अपने पुत्र के बदले अपने उस प्यारे दोस्त को जीवित करेंगे। और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के बदले उस पत्थर की मूर्ति को जीवित करना चाहा, तो वह जीवित हो गया। अब सेनापति का लड़का जीवित होकर जैसे ही इधर उधर देखने लगा, तो उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। तभी उसे याद आया कि मेरी माँ को काली माँ की सिद्ध प्राप्त है और वह इस बच्चे को ठीक कर सकती है। फिर वह उसे अपने माँ के पास लेकर गया और सेनापति का लड़का अपने माँ के द्वारा उस बच्चे को जीवित कर दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी अपने बच्चे के साथ फिर से सुखी जीवन बिताने लगे और उनका दोस्त भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।